14 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी मेरी कि जब खेलने कूदने की उम्र थी उस वक्त की लड़कियां 12-13 वर्ष में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब भी नहीं पता था, बस यह सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। पिताजी थे नहीं, लेकिन माँ ने घर का कामकाज सिखाया था, तो थोड़ा बहुत तो आता था। शादी का दिन आया और बस सारी रस्मों का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई थी मैं। आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई थी। तभी सासू माँ की आवाज आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई है। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी मुझे। सच बताऊं तो थोड़ा डर गई थी मैं। उस वक्त उन्हें देखकर सारी रस्में खत्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया कि चलो बहू रानी, आज रसोई बनाने की रस्म है। आज तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ भी की थी, पर सासू जी ने कमी निकाल दी, साथ ही साथ हिदायत भी दे दी, अब बचपन छोड़कर कुछ कामकाज सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था। बीए कर रहे थे ना वो, और वो भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई। अपनी सास और ससुर के साथ पढ़ती भी थी। बीच बीच में मेरे पति मुझे चिट्ठी भी लिखते। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी था एक अमरूद का पेड़ जो हवेली के पीछे आंगन में लगा था। उस अमरूद के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था, पर वह पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ से बहुत चिढ़ते थे। पर मुझे न जाने क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से फ्री हो जाती तो फुर्सत के पलों में वही पेड़ मेरा साथी होता था। उसको देखते हुए मैं अपनी तन्हाई भूल जाती थी। 2 साल बीत गए और मैं 16 की हो गई। मेरे पति सिद्धार्थ भी आज बीए की पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी। मैं भी बहुत खुश थी कि अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा लिए हुए था। हवेली की हलचल से पता चल गया था कि वो आ चुके हैं। खाने पीने से निवृत्त होकर सब आराम करने चले गए। मेरे पति भी कमरे में आ गए थे और मैं बस शर्म से लाल हुई जा रही थी। तभी मेरे पति ने मुझे एक सुंदर तोहफा दिया, एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी। पर मेरे लिए तो मेरे पति का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई हैं। अब मेरे पति और उनका परिवार ही मेरे लिए सब कुछ था। कुछ दिन के बाद इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब ये सरकारी वकील बन गए थे, लेकिन हमें अभी तक संतान नहीं हुई थी। पहले तो सासू माँ घुमा फिरा कर बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुख कड़ा कर लिया था। धीरे धीरे सारे गांव में यह बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। तीर की तरह बांझ शब्द मेरे मन में चुभता था, पर कुछ कह नहीं पाती थी, तो सिर्फ आंसुओं से दिल हल्का कर लिया करती थी। मेरे पति मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला करता था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया था। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी मैं। फिर पिताजी के जाने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया था। एक दिन मेरे पति जब दोपहर खाने पर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। उन्होंने कहा, मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो कीर्ति। आप दूसरी शादी करेंगे क्या? सोने दो मुझे। तुम सब लोगों की चिक पिक सुनते सुनते थक गया हूँ मैं। उधर माँ है और इधर तुम। परेशान हो गया हूँ, मन करता है आत्महत्या कर लूं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। कीर्ति ने सिद्धार्थ के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आपके अलावा कौन है मेरा? कीर्ति ने करवट ले ली और सारी रात रोती रही। और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत की तरह, जो कि मजबूर होकर हर चीज से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद सिद्धार्थ ने भी मौन स्वीकृति दे दी है दूसरी शादी के लिए। पर उसे यह कहाँ मालूम था कि उसकी माँ ने किस हद तक दूसरी शादी के लिए मजबूर किया था सिद्धार्थ को। अगले 1 महीने के अंदर ही सिद्धार्थ की दूसरी शादी गुड़िया से हो गई। कीर्ति अपना सामान
उस पीछे वाले कमरे में रख लो, आज से गुड़िया इस कमरे में रहेगी। सासू माँ ने हॉल में जाते हुए कहा। कैसे छोड़ दूं यह कमरा? नहीं नहीं, यह मेरा कमरा है, जिसे जाना है वो जाए। फिर सोचा, जो ब्याह कर इस घर में लाया था, जब वही मेरा नहीं है तो यह कमरे का मैं क्या करूंगी? और मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई थी मैं। सामान एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई थी और उस अमरूद के पेड़ को निहारने लगी। इससे कुछ कम तो गम नहीं है मेरा, किस्मत कहूं या कुछ और, कि आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह ही हो गई है, अकेला, बेसहारा, जैसे यह अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल है। क्या मैं इसकी तरह अडिग और मजबूत रह सकूंगी, या फिर किसी कमजोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो गई। मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए। खाली समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। गुड़िया एक सुलझी हुई लड़की थी। वह जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरी सासू माँ उसे किसी न किसी बहाने से बुला लिया करती। सिद्धार्थ पहले से भी ज्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझसे बात तो करते थे, पर गुड़िया के दिन खुशी से गुजर रहे थे। और वह दिन भी आ गया जब गुड़िया ने खुशखबरी सुना दी कि वह माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल छा गया। सारे नौकरों में तोहफे बांटे जाने लगे। मैं भी बहुत खुश थी कि घर में एक नया मेहमान आएगा। शायद मेरी जिंदगी का सूनापन इसी से खत्म हो। गुड़िया बहुत कमजोर थी और उम्र भी 16 साल। उसे बहुत तकलीफ होती थी। सासू माँ उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी, पर सारी देखभाल के बाद भी गुड़िया का वजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन मैंने सिद्धार्थ से कहा भी कि किसी डॉक्टर को दिखा लाओ, पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे बच्चे भी तो घर पर हुए हैं। एक दिन के अंदर ही तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई थी गुड़िया की। उसकी सांसें फूल रही थीं। घबराकर मैंने वैद्य को बुलावा भेजा। वैद्य जी ने आकर कुछ दवाइयां दी और खून की कमी भी बताई। जब मैंने अमर को यह सब बताया तो सासू माँ ने मुझे गुड़िया से दूर रहने का आदेश दे दिया और कहा कि बांझ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। गुड़िया को मुझसे दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुनकर मैं आंगन की तरफ भागी तो देखा कि गुड़िया के प्रसव का समय आ गया था। गांव की बूढ़ी औरतें और बाइयों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वे भी बहुत डरे हुए लग रहे थे। मैं पास गई और उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी ही देर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर तभी काकी ने बाहर आकर बताया कि वे गुड़िया को नहीं बचा पाए हैं। बेटी को जन्म देते ही गुड़िया का देहांत हो गया। हाय, पोते का मुंह नहीं देख पाई मैं। अब कैसे मेरा वंश चलेगा? मेरी सास का यही रोना था। बस उस छोटी बच्ची को मैंने सीने से लगा लिया। जिन बच्चों की माँ नहीं होती, वह बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं शायद। जरा भी परेशान नहीं करती थी वह मुझे, बस दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ का वही रोना रहता था कि लड़कियों से वंश नहीं चलता है, पर अब शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। सिद्धार्थ अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और गुड़िया को खिलाते भी। सिद्धार्थ को खुश देखकर अच्छा लगता था। पूरा साल बीत चुका था गुड़िया को गए हुए और नन्ही परी को आए हुए। गुड़िया की बरसी थी आज। हवेली में छोटी सी पूजा रखवाई गई थी। पंडित जी के आते ही मेरी सासू माँ ने प्रश्न किया कि क्या मैं जीते जी पोते का मुंह देख पाऊंगी? तो पंडित जी ने उसके लिए कुछ ग्रह शांति के उपाय बताए। सारी हवेली की शांति कराते हुए मेरी सास मेरी कोठरी के पास भी गई और पंडित जी को वह अमरूद का पेड़ भी दिखाया। पेड़ देखते ही पंडित जी का मुंह बन गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इसी मनहूस की वजह से घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही है। अब मेरी बर्दाश्त करने की हद हो चुकी थी, लेकिन तभी सासू माँ ने नौकरों को बुला लिया कि आज ही इस पेड़ को काट डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाऊं। जैसे ही वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने आगे बढ़े, मैं फुर्ती से भागकर उस पर लिपट गई और विनती करने लगी
कि पेड़ को छोड़ दो, पर वे लोग नहीं मान रहे थे। मैं रोए ही जा रही थी कि किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींचकर धक्का दिया और मेरा सर पत्थर से टकरा गया। सिर से खून की धार निकल रही थी। सिद्धार्थ से रहा नहीं गया। वे तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मरहम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश आया। डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी थी और सिद्धार्थ को कुछ समझा रही थी। सासू माँ भी वहीं थी और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हम इन्हें घर ले जा सकते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, पर ख्याल रखिएगा कि अब ऐसी हालत में गिरना ठीक नहीं होता है। ऐसी हालत? डॉक्टर, क्या हुआ है इनको? सिद्धार्थ ने घबराते हुए डॉक्टर से फिर पूछा। अरे, आप लोगों को नहीं पता कि ये माँ बनने वाली है? तो उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। यह सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे और मैं भी यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू जी की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह पाई कि मुझे माफ कर दो बेटा, और मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट गई जैसे मैं अपनी माँ से लिपटी हूँ। पूरे 9 महीने मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का। समय से मुझे अस्पताल ले गई ताकि जो गलती उन्होंने गुड़िया के समय की थी वह दोबारा ना हो। तभी आवाज आई, बधाई हो, आपको पोता हुआ है। नर्स ने सासू माँ को खबर सुनाई और सासू माँ ने हाथ से अंगूठी निकालकर नर्स को दे दी। हवेली में धूमधाम से सब तैयारियां हुई और बेटे के आने से एक खुशी और भी पनप रही थी। वह ये कि उस अमरूद के पेड़ में फल आ रहे थे। शायद हम बहुत जल्दी चिंता करने लग जाते हैं फल मिलने की, पर हर चीज का एक समय होता है। कुपोषित शरीर हो या पेड़, दोनों ही फल नहीं देते। इस कहानी को सुनते हुए अगर आपकी आंखों में भी आंसू आ गए हों